प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिनों के अच्छे खासे तेजी के बाद मार्केट फिर से वहीं बहुत ज़्यादा गिरावट। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऐसा लग रहा है, जिस तरह का न्यूज़ आ रहा है उससे, कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। ऑफ कोर्स वीडियो में आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में। और आप लोग के 2 बहुत ही रेलिवेंट क्वेरीज़ हैं। इस तरह के क्वेरीज़ को पहले भी शायद मैं आंसर कर चुका हूँ, बट एनी हाउ फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। कितने फंड हाउसेज में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना, म्यूचुअल फंड के कितनी कंपनीज़ में, क्या पूरा का पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। दूसरा है कि किसी का अगर एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में 2 फोलियोज़ हो गए हैं ना, या कहीं कहीं तो 3 फोलियोज़ भी हो जाते हैं, 4 फोलियोज़ भी हो जाते हैं, तो इससे क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। और अगर किसी को ये जो 2, 3, 4 फोलियोज़ हैं उसे सिर्फ एक फोलियो में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं। मार्केट का हाल तो आज बहुत ज़्यादा बेहाल है। यहाँ आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये तीनों ही लार्ज कैप का है ना। और उसके नीचे जो है वो मिड कैप है और स्मॉल कैप है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ होती हैं, निफ्टी 50 में ऑफकोर्स 50 कंपनीज़ होती हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 50 कंपनीज़ होती हैं। सबके सामने नंबर लिखा हुआ है ना। निफ्टी मिड कैप 150 मीन्स इसमें 150 मिड कैप के 150 स्टॉक्स हैं, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 मीन्स इसमें स्मॉल कैप के 250 स्टॉक्स हैं। अब देखिए आईटी फार्मा रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है ना, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, गिरा हुआ है लेकिन बेटर है। ऑटो से स्टार्ट कीजिए, ऑटो, बैंक, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, कंप्लीट ब्लड बाथ। एक बार तो ब्लड बाथ बोलना बनता है। तो हालात बहुत ख़राब है। बाहर देख लेते हैं कि क्या बाहर भी हालात ख़राब है, सिर्फ इंडिया में हालत ख़राब है। तो यूएस देखिए, यूएस तो बहुत बुरी तरह से गिरा था। मतलब जो मैग्निफिसेंट 7 के स्टॉक्स हैं ना, बहुत ज़्यादा गिरावट। एनवीडिया चेक करेंगे, मेटा कंप्लीट ब्लड बाथ ना 7-8% गिरा था कल मेटा। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी, अच्छा खासा गिरावट। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा गिर रही हैं यूएस में। तो यूएस का भी हालात ख़राब है, कटसी ट्रम्प। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यूरोपियन मार्केट्स के भी हालात ख़राब हैं, कुछ अच्छा तो है नहीं। एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी रिलेटिवली अगर देखें तो हांगकांग, चाइना का तो परफॉर्मेंस आया है, लेकिन आप बाकी मार्केट्स यहाँ भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। तो ओवरऑल कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और सबका रीज़न क्या है? रीज़न तो एक ही होता है ना। आप लोग अभी भी कमेंट में लिखते हैं कि गिर गया, इसका कारण क्या है? कारण एक ही है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्रूड देखना है। ये देखिए 110 के आसपास, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो $110 पर बैरल के आसपास आ गया ब्रेंट क्रूड। यही रीज़न है। और ऑफ कोर्स कुछ और रीजंस हैं जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मैं कवर करूँगा अभी। यूएस का 10 ईयर जीसेक अगर आप देखेंगे ना तो 4.46% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 4.5%। और अगर ये प्रॉब्लम चल रहा है ना वॉर का, अगर ये अप्रैल तक गया, पूरा अप्रैल अगर हो गया ना, तो अगर 5% के आसपास यूएस का 10 ईयर जीसेक अगर चला जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। रेट कट के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए यूएस में। वहाँ तो अब बात किया जा रहा है कि कहीं रेट हाइक का इशू ना आ जाए। तो यूएस में तो ट्रम्प, जैसा कि हम लोग हमेशा से डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ला रहे हैं और जाते जाते यूएस को काफ़ी हद तक वो डैमेज करके जाएंगे ना। जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं ना, इससे ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में नियर फ्यूचर में ही और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कल बोला था कि भाई ऑयल का प्राइसेस ठीक है, ऊपर जा रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लेकिन उनके उम्मीद के मुताबिक अगर देखा जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच रहे थे कि मार्केट और भी ज़्यादा गिरेगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो इनके स्टेटमेंट देने के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस और ऊपर जाने लगा और यूएस स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिरने लगा। देखिए उन्होंने जो 5 डेज़ का डेडलाइन रखा था ना कि 5 दिन और मैं छोड़ रहा हूँ ईरान को, उनके पावर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक नहीं करूँगा, अब उस डेडलाइन को उन्होंने और बढ़ा दिया है। 10 डेज़ के लिए और बढ़ाया गया है। अब उन्होंने अप्रैल 6 तक का डेडलाइन रखा है कि अभी बातचीत चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रहा है, तो एटलीस्ट अप्रैल 6 तक मैं जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उस पर अटैक नहीं करूँगा। तो आइडियली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इससे मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
ठीक है, वो बुरी तरह से गिरा, यूएस में भी गिरा, इंडिया में भी गिरा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो जो उन्होंने 15 पॉइंट का प्रपोजल रखा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने ईरान के सामने, ईरान ने पूरी तरह से उसे रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही ईरान का दो बहुत बड़ा डिमांड है, ठीक है। एक तो डिमांड ये है कि भाई यूएस और इजराइल ईरान पे अटैक नहीं करेगा, इसका गारंटी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्हें ऑथोरिटी चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ से क्या क्रॉस करेगा नहीं करेगा, या फिर एटलीस्ट एक ऑथोरिटी चाहिए कि भाई इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, दैट इज़ ईरान के ऊपर है। तो दोनों ही डिमांड ऐसा है ना, मतलब पहला डिमांड तो शायद वो लोग मान भी जाएं, लेकिन अगेन गारंटी कौन देता है किस चीज़ का? और दूसरा तो खैर माना ही नहीं जा सकता है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑथोरिटी कैसे दिया जा सकता है? देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली धीरे धीरे ये जो टाइमलाइंस दे रहे हैं उसको सिर्फ यही लग रहा है कि जो भी वो ग्राउंड फोर्सेस वहाँ पे असेंबल कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको टाइम चाहिए, ठीक है। बस टाइम बाई आउट कर रहे हैं। यूएस से सिर्फ नहीं बल्कि आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूएस का फोर्सेस है ना, वहाँ से भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है, होगा नहीं होगा नोबडी नोज, बट ऐसा लग रहा है कि ईरान पे ग्राउंड वाइज भी अटैक होगा। अभी तो सिर्फ एरियल अटैक हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इनके फोर्सेस ग्राउंड से भी अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है। और उनका जो खर्ग आइलैंड है ना, ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पे अटैक हो। यहाँ पे हमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है इसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए, उनके कंट्री में उनका जो अप्रूवल रेटिंग है लगातार गिर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान है, नवंबर में इलेक्शन आने वाला है, बिल्कुल लग रहा है कि वो बुरी तरह से लूज़ आउट करेंगे। तो इसको कुछ हद तक ना इम्प्रूव करने, अपने चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए शायद वो ईरान पे उन्होंने अटैक किया कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है। सिर्फ उनको एक तरह से लॉस हो रहा है, क्योंकि रिजीम चेंज करना था ना। आपने एक को मारा फिर दूसरा आ गया, रिजीम तो वही है। ठीक बात है, आपने उनके जो भी फैसिलिटीज़ है उस पर अटैक किया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो नहीं बन जाएगा। हो सकता है आपने उन्हें 2-3 साल पीछे ढकेल दिया या 4-5 साल पीछे ढकेल दिया, लेकिन फिर से रिजीम सेम है, सब कुछ सेम है, वो फिर से बना लेंगे ना। 2-3-4-5 साल लगेगा टाइम, आई एग्री, फिर से बन जाएगा, सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा चेंज वहाँ पे नहीं आ पाया है। तो जाकर वो यूएस पे क्या बोलेंगे कि मैंने क्या अचीव किया? और यूएस का सबसे बड़ा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होता है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल रिजीम वही है, क्रूड ऑयल में तो कोई बेनिफिट नहीं मिला उन्हें ना। ईरान जो चाहे करेगा, ठीक है। सैंक्शंस लगाए रखो आप, ठीक है, वो तो पहले से भी लगा हुआ है, वो झेल रहे हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक कुछ खास वहाँ अचीव हुआ नहीं है, और उन्हें अचीव करना पड़ेगा, तभी तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। इजराइल के लिए क्या चाहिए? इजराइल को चाहिए कि भाई रिजीम किसी भी हालत में हटाना है, रिजीम चेंज करना है, ठीक है। आसपास के जो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ज़्यादातर लोग यही चाहते होंगे, रिजीम को चेंज किया जाए, ठीक है। यूएस के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक तो रिजीम चेंज हो तो सही बात है, वो भी प्लस है, और उसके अलावा वो क्रूड ऑयल भी चाहता है। देखिए, यूएस का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है जो कि पहले ही मैंने डिस्कस किया है ना, जहाँ जहाँ से चाइना को अच्छी तरह से क्रूड ऑयल मिल रहा है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करो। वेनेजुएला, चाइना को बहुत ज़्यादा वहाँ से तेल मिल रहा था, बंद कर दिया गया। ईरान से पूरा तेल चाइना ही जाता है। ईरान पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए या फिर रिजीम चेंज कर दिया जाए तो अगेन चाइना को इस तरह से तेल वहाँ से नहीं मिल पाएगा। सिर्फ रसिया ही एक कंट्री है जहाँ से वहाँ मिल पाएगा, बाकी सभी जगह से यूएस प्रॉब्लम कर सकता है, क्रिएट कर सकता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना को भी तेल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि भाई ग्राउंड से भी अटैक होगा, और जब ग्राउंड से अटैक होगा, ईरान के पास भी बहुत बड़ा फोर्स है ना, तो इतना आसान नहीं होगा, वहाँ पे कैजुअलिटी अच्छा खासा होगा। और अगर ईरान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट किया गया तो डेस्परेशन में ईरान भी, जो आसपास के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कहीं ज़्यादा अटैक करता है, डेस्परेशन में कर सकता है ना, तब तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर ये जो क्रूड ऑयल या 100 के आसपास दिख रहा है ना, 110, 100, 150 या उससे ऊपर जाने लगेगा, पूरे वर्ल्ड में त्राहिमाम आएगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट लग रहा है ना, अप्रैल में मोस्टली क्लैरिटी मिल जाएगा। आने वाले अप्रैल पूरा वेट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लगता है
आने वाले 1-2 वीक में ही जो मैं बोल रहा हूँ ना, शायद इस तरह से कुछ हो, क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। नहीं हो तो अच्छा है, सब कुछ बंद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए इंडिया पे भी इकोनॉमी पे अब नेगेटिव असर पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि अप्रैल तक तो मोस्टली हम लोग झेल लेंगे, उसके बाद अगर ये जाने लगा और क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर ही रहा, इंडियन इकोनॉमी जो बार बार मैं बोलता हूँ ना आकर इम्प्रूव कर रहा है, वो सभी कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, फिजिकल डिफिसिट में प्रॉब्लम आ जाएगा, रुपये तो देख ही रहे हैं आप क्या हालात है, और भी ज़्यादा यहाँ से गिरेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अर्निंग ग्रोथ का हम लोग बात बोल रहे थे ना, डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ, वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा, डबल डिजिट हमें भूलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शायद वो वापस आए, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना। और सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन सभी जगह बढ़ेगा इसके कारण। जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल है वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि तेल का प्राइस तो वहाँ भी ऊपर जाएगा ना, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा। यूएस में भी देखिएगा आप रिसेशन जैसे कंडीशन आने लगेगा, वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऊपर ही है ना, 2% तो आया नहीं है, यहाँ से ऊपर जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत आएगा, घटाने का तो छोड़ दीजिए। यूरोप में डर आ गया, लगातार वहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा कट हुआ है ना, अब वहाँ भी एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। अगर इस तरह से 2-3 महीना और चला, वहाँ भी कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत ना आ जाए। इंडिया जो कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात ही, मैंने बोला था ना कि 2 साल तो सोचना नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक। अब ये सब अगर 2-3 क्वार्टर इस तरह से चलता रहा, एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ऊपर है, तो इंडिया में भी ये नौबत आ जाएगा। ऑफकोर्स अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, 1-2 महीने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2-3 क्वार्टर तक इस तरह का चलता रहा और ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है या गैस का प्राइस है इसी तरह से काफ़ी ऊपर रहा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। लेकिन अगेन देखिए, फाइनली मैं वही बोलूँगा, ये प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। पड़े रहो, अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को हम लोग फॉलो करते हैं तो अगेन ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मतलब मेरा अपना विचार ये है, मैं यही फॉलो करता हूँ और यही मैं बता रहा हूँ कि मैं भाई यही करता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से 2-3 महीने का प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ मान के चला जाए कि ये तो, अगर ये प्रॉब्लम चला तब, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ हुआ तब तो वो मार्केट तुरंत रिकवर कर जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, ये सब कुछ डिस्काउंट कर रहा है मार्केट, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आए ना तुरंत रिकवर करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि शायद जो मैंने डिस्कस किया ना वो प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम आया तो यहाँ से और भी ज़्यादा, मे बी आप लोग पूछते हैं कितना एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर उस जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह का कुछ प्रॉब्लम आया ना, क्रूड ऑयल 150 के रेंज में जाने लगा उसके ऊपर, तब तो 5-10% और भी यहाँ से गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, आराम से गिर जाएगा। तो इस तरह से मान कर चले तो मैं इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लूँगा, क्योंकि अगेन मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, वहाँ पे इसका फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। मे बी फ्यू मंथ्स का फ़र्क पड़े इसके कारण, हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर ही हमारा ख़राब हो जाए, लेकिन उसके बाद उससे लंबा नहीं चलेगा ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सबका सॉल्यूशन निकलता है, कुछ समय तक प्रॉब्लम होता है, चीज़ें सेटल डाउन करती हैं, फिर लाइफ मूव ऑन करता है। हमेशा लाइफ वहाँ लटका हुआ नहीं रहता, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। मेरा एटलीस्ट थॉट प्रोसेस यही है कि आएगा जाएगा, बट हाँ अभी तो लग रहा है कि प्रॉब्लम बना रहेगा और मेंटली हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इंडिया का भी देखें ना अभी, तो इंडिया का कंडीशन रिलेटिवली अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, हम अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ईरान ने भी बोला ना कि 5 कंट्रीज़ को तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, चाइना, रसिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान, उनके जो टैंकर्स हैं क्रॉस कर सकते हैं, मैं प्रॉब्लम नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, और प्लस इंडिया देखिए, इंडिया बड़ा प्लेयर है, पैसा है इंडिया के पास, ठीक है। हम बाहर कई जगह से एलपीजी मंगा पा रहे हैं, क्रूड ऑयल मंगा पा रहे हैं यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि महंगा मंगा रहे हैं, उसके कारण हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा ना। जो कॉस्ट है कंपनीज़ का, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जा रहा है ना, सभी चीज़ ऊपर जा रहा है, तो उनका मार्जिन घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, स्टॉक मार्केट पे उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट इंडिया में क्रूड ऑयल और गैस के मामला में देखें तो नियर फ्यूचर में एटलीस्ट 2 महीना 3 महीना इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहा तो हम झेल लेंगे, उससे लंबा चला तो यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगा ना। मिडिल ईस्ट पे अगर आप देखें कितना ज़्यादा डिपेंडेंस, एलपीजी तो हमेशा आप लोगों को बता दूँ ना 90% वहीं से आता है हमारा मिडिल ईस्ट से, तो वो तो मतलब बंद तो नहीं हुआ, अभी भी टैंकर्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ पहले से तो कम है। लेकिन हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हम अर्जेंटीना से मंगा रहे हैं अच्छा खासा एलपीजी, अर्जेंटीना हमारे यहाँ से अबाउट 20,000 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ से मंगा रहे हैं, लेकिन हाँ काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है,
वहाँ से आप मंगाओगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़कर होगा, तो महंगा पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ यूएस से भी एलपीजी आ रहा है, ईरान को भी अलाउ कर दिया ना यूएस ने। मतलब ये सब मजाक ही चल रहा है ना, सुनकर कोई भी आश्चर्य करेगा, अरे उसके खिलाफ लड़ रहे हो, उसको तुम अलाउ भी कर रहे हो, सालों से बंद किया हुआ था, अब अलाउ कर दिया कि भाई ईरान का जो भी टैंकर्स है ना, उसको मतलब टैंकर जो ऑलरेडी समुद्र में है भरा हुआ, उसको तुम बेच सकते हो, जहाँ चाहो बेचो। तो इंडिया भी खरीद रहा है ईरान से एलपीजी, एक टैंकर तो शायद आ गया, आने वाला है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से हम एलएनजी काफ़ी खरीद रहे हैं गैस, और यूएस से भी हमारा गैस का एग्रीमेंट है, या रसिया से भी गैस आ रहा है, और क्रूड ऑयल तो रसिया से काफ़ी खरीद रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो अगेन हम झेल लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो चल रहा है, होगा भी, इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो हमें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही, झेलना पड़ेगा। लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म तक अगर ये चला जाए ना, 1-2 महीने में अगर निपट जाए तब तो सही बात है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मूव ऑन करेगा। लंबा खींचा तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, देखते हैं क्या होता है। मैं तो एनी हाउ आपको अपडेटेड रखूँगा। आपके 2 क्वेरीज थे ना, कितने फंड हाउस में, देखिए एक फंड हाउस में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया या उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, क्यों ऐसा करना। तो कम से कम देखिए यहाँ डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, कितने फंड्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर मान लीजिए 5-6 फंड्स है आपके पास, तब तो मतलब 3 भी आप जा सकते हैं, 3 फंड हाउस, 3-4 फंड हाउस के साथ आप जा सकते हैं। ट्राई कीजिए कि एक फंड हाउस में एक फंड रखें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंड, ये समझना कहीं ज़्यादा आसान होगा। एक फंड हाउस में एक फंड और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंड, ठीक है। और एक फंड हाउस में पूरा पैसा रखने का मतलब नहीं बनता है, कम से कम 2 फंड हाउस जरूर रखें, और 3-4 रखें तो अच्छा माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है फोलियो से रिलेटेड ना, कभी कभी एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में 2-3-4 फोलियोज बन जाते हैं। तो देखिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी में आइडियली सिर्फ एक ही फोलियो नंबर होना चाहिए, बट हाँ कई बार हो जाता है। तो अगर वैसा हो जाता है तो ऑफकोर्स आप उस सभी को एक फोलियो में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड कंपनी का, या तो उनके ऑफिस में चले जाएं, ब्रांच में चले जाएं, वहाँ पे वो कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए कि वो किसके अंतर्गत आता है, किस रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है, कार्वी या कैम्प्स, वहाँ भी जाकर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी किया जा सकता है, कुछ वेबसाइट्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। खासकर एमएफ सेंट्रल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, होगा नहीं होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये फैसिलिटी है वहाँ पे। तो ये सब ऑप्शंस है जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर है तो ठीक बात है, उसको छोड़ा भी जा सकता है, अगर एक साथ कंसोलिडेट कर ले तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। आपका भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।